नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। बुलेटिन में बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। तमिलनाडु के कुन्नौर में जंगलों में दोपहर 12:30 बजे के लगभग सेना का MI-17 V5 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। घने जंगलों में हुए इस हादसे के बाद हेलीकॉप्टर में आग लग गई है। हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। इसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका समेत सेना के 14 अफसर सवार थे। अब तक 11 शव बरामद किए जा चुके हैं। ये जानकारी भी सामने आ चुकी है, जो कि बुरी तरह जल चुके थे। हादसे के करीब 1 घंटे बाद ये जानकारी दी गई कि जनरल रावत को वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाया गया है। हालांकि उनकी स्थिति क्या है, इस बारे में अभी कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये हादसे की तस्वीर है जब ये बड़ा हादसा हुआ। और ये भी जानकारी सामने आ रही है कि इस हादसे में 11 लोगों की जान जा चुकी है। 3 की अभी कोई आधिकारिक सूचना नहीं जारी हुई है। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए जनरल बिपिन रावत के बारे में बता रहे थे कि उनका कार्यक्रम क्या रहा, उनका कार्यकाल कैसा रहा, किस तरीके से वो देश के पहले CDS ऑफिसर बने हैं। तो उनकी ये कहानी और उनकी गाथा स्वर्ण अक्षरों में लिखी जा रही है। 2016 को सेना का उप प्रमुख पद संभाला था। बता दें कि CDS बिपिन रावत और उनकी पत्नी इस हादसे के शिकार हुई हैं। अभी तक आधिकारिक कोई भी सूचना जारी नहीं हुई है। 11 लोगों की जान जा चुकी है इस हादसे में, यह जानकारी सामने आ रही है। बहुत बड़ा यह हादसा हुआ है। सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। MI-17, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर जो हादसे के लोग शिकार हुए हैं उनको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। रेस्क्यू के समय की तस्वीर और साथ में एक तस्वीर ये भी है जिस जगह पर यह हादसा हुआ है और हेलीकॉप्टर जमीन पर गिरा है। तमिलनाडु का कुन्नेर क्षेत्र बताया जा रहा है। अगली खबर का रुख करते हैं। मथुरा के मांड विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने 201 करोड़ रुपए की 196 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें से 59.5 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और 141 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। वहीं CM योगी आदित्यनाथ ने जनसभा की शुरुआत राधे राधे और बांके बिहारी लाल की जय के साथ की। जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया में इस भूमि में 5000 वर्षों से धर्म के साथ उल्लास का माहौल संदेश दिया है। कृष्ण ने जन्म से धन्य किया। कृष्ण ने उस समय के समाज के साथ आने वाली पीढ़ी को दिशा दी। वहीं सपा पर जमकर निशाना साधते हुए CM योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछली सरकार के समय जिस पैसे से कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाई जाती थी, आज बीजेपी सरकार में उसी पैसे को तीर्थ क्षेत्र के विकास के लिए लगाया जा रहा है। और भारत की आत्मा अगर सचमुच कहीं निवास करती है वो उत्तर प्रदेश है। लेकिन पिछली सरकारों ने उत्तर प्रदेश की छवि को धूमिल करने का कार्य किया था। उत्तर प्रदेश में दंगे उत्तर प्रदेश की पहचान बन गई। दंगों के कारण कोई निवेश नहीं करना चाहता था। दंगों के कारण यहां के नौजवानों के सामने पहचान का संकट आ गया था। विकास के नाम पर लूट खसोट होती थी। 2017 में आप सबने आशीर्वाद दिया और विकास की योजनाएं किस तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई गई, आज एक से छुपा हुआ नहीं है। आज यहां पर जिन 200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है, इनमें शिक्षा से जुड़े हुए संस्थान भी हैं, स्वास्थ्य से जुड़े हुए केंद्र भी हैं, ग्राम्य विकास से जुड़े हुए स्थल भी हैं, पर्यटन विकास से जुड़ी हुई और तीर्थ स्थलों के विकास से जुड़े हुए महत्वपूर्ण स्थल भी है। हमें भूलना नहीं चाहिए पिछली सरकारों के समय में जिस पैसे को खर्च करके कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पर जिसका अपव्यय किया जाता था, इस सरकार में पैसे को तीर्थ के विकास में खर्च किया जा रहा है और ब्रज क्षेत्र का सम्मान बढ़ाया जा रहा है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी मिशन 2022 के लिए महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी किया है। इस मौके पर उन्होंने महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 40% आरक्षण सहित कई बड़ी घोषणाएं की।
प्रियंका गांधी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने ही देश को पहली महिला प्रधानमंत्री दिया। अब जरूरी है कि महिलाओं को राजनीति में भी हिस्सेदारी दी जाए। ये काम कांग्रेस पार्टी करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 40% सीटों पर महिला उम्मीदवार उतारने का निर्णय लिया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि एक दिन संसद और सभाओं में महिलाओं की 50% हिस्सेदारी होगी। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने कहा कि ये घोषणा पत्र कमरे में बैठकर तैयार नहीं किया गया है। ये पहल है, हर चीज का समय होता है, अब इसका वक्त आ गया है। पार्टी ने देश को पहली महिला प्रधानमंत्री दी। उत्तर प्रदेश में सुचेता कृपलानी जी यहाँ की पहली महिला मुख्यमंत्री भी रही, वो भी कांग्रेस पार्टी की थी। हमारे देश में महिला प्रधानमंत्री तब बनी जब दूसरे विदेश में और पूरे दुनिया भर में बहुत कम महिलाओं की राजनीति में उस स्तर पर भागीदारी होती थी। आज जाकर अमेरिका में एक महिला वाइस प्रेसिडेंट पहली बार बनी है सालों पहले कि हम महिलाओं को सचमुच सशक्त बनाना चाहते हैं। महिलाओं को सचमुच सशक्त बनाने के लिए हमें एक ऐसा वातावरण बनाना पड़ेगा जहां पे महिलाओं की अभिव्यक्ति बंधनों को तोड़ सके, जो एकदम महिलाओं को अपना पूरा फ्रीडम ऑफ चॉइस मिले, अपनी पूरी भागीदारी मिले राजनीति में, समाज में इस तरह की भागीदारी मिले जिससे उनका अत्याचार बंद हो, उनका शोषण बंद हो। आपको शायद पता होगा कि कोरोना के कारण माध्यमिक स्तर की 1 करोड़ छात्राओं ने शिक्षा छोड़ी यूपी। 2014 में शिक्षा के बजट में लगातार कटौती हुई है। 2014 के बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का 60% बजट सिर्फ विज्ञापनों में खर्च किया है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि महिलाओं को के सशक्तिकरण की बात जो है सिर्फ विज्ञापनों में रह चुकी है। उत्तर प्रदेश अब पूरी तरह चुनावमय हो चुका है। विधानसभा चुनाव नजदीक है और सियासी सरगर्मियां शबाब पर है। पक्ष विपक्ष की रोज चुनावी रैलियां आयोजित हो रही है और इन रैलियों में एक दूसरे पर जमकर निशाना भी साधा जा रहा है। मंगलवार को पीएम मोदी ने गोरखपुर में सपा की लाल टोपी पर निशाना साधते हुए कहा कि लाल टोपी वालों को सिर्फ लाल बत्ती चाहिए, ये टोपी के लिए रेड अलर्ट है। ऐसे में पीएम मोदी के इस बयान को लेकर यूपी में सियासी घमासान मचा हुआ है। बार क्या आया है, इससे पहले आपको प्रधानमंत्री के भाषण हम आपको लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है, आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के लाल टोपी वाले बयान पर पलटवार किया है। अखिलेश यादव का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषा बिगाड़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए, इसीलिए उन्हें भाषा बदलनी पड़ी है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा है कि भाजपा के लिए रेड अलर्ट है। महंगाई का, बेरोजगारी, बेकारी का, किसान मजदूर की बदहाली का, हाथरस लखीमपुर महिला और युवा उत्पीड़न का, बर्बाद शिक्षा, व्यापार और स्वास्थ्य का, लाल टोपी का, क्योंकि वो इस बार भाजपा को सत्ता से बाहर करेगी। लाल का इकबाल होगा, 22 में बदलाव। तो टोपी के इस बयान पर सिर्फ समाजवादी पार्टी ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी भी इस बयानबाजी में पीछे नहीं है, वो भी अब इस फहरिस्त में शामिल हो गई है। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी पर पलटवार किया है। संजय सिंह ने ट्वीट में लिखा है कि मोदी जी काली टोपी वालों का दिल और दिमाग काला होता है। बड़ी खबर आ रही है लखीमपुर से। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को राहत मिली है। अजय मिश्रा टेनी को सीजीएम कोर्ट से राहत मिली है। अजय मिश्रा सहित 14 लोगों के खिलाफ मुकदमा लड़ने की मांग की गई थी। हिंसा में मारे गए पत्रकार के भाई ने मुकदमा की मांग की। दोषी आरपीसी की धारा 156(3) के तहत याचिका डाली गई थी और कोर्ट में जिराए सुनने के बाद याचिका को खारिज कर दिया गया है, यानी गृह राज्य मंत्री को बड़ी राहत मिली।
तो कोर्ट से जिरह सुनने के बाद ये आदेश हुआ है और गृह राज्य मंत्री टेनी को बड़ी राहत मिली है। अजय मिश्रा टेनी को बड़ी राहत मिली है सीजेएम कोर्ट से। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज बिजनौर पहुंचे, जहां नूरपुर तहसील के एक निजी इंटर कॉलेज में डिप्टी सीएम ने जनसभा को संबोधित किया, जो कि हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, और 200 करोड़ की परियोजनाओं और का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। साथ ही 300 करोड़ की परियोजनाओं को लेकर घोषणा भी कर दी। जनसभा को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम सरकार की उपलब्धियां गिनाई और बिजनौर के 2 मार्गों का नामकरण किया। चांदपुर मार्ग आज से महात्मा ज्योतिबा फूले मार्ग से नाम से जाना जाएगा, तो वहीं नूरपुर मार्ग मानवर काशी राम के नाम से भी पहचाना जाएगा। यहाँ पर 3 मार्गों के नामकरण, 2 मार्गों का नामकरण और जो हमारा बिजनौर का शीघ्र है उसका भी नामकरण किया, जिसमें बिजनौर चांदपुर मार्ग या महात्मा ज्योतिबा फूले मार्ग के नाम से आज से जाना जाएगा और बिजनौर नूरपुर मार्ग या मानवर कांसी राम जी के नाम से जाना जाएगा और बिजनौर का जो अतिथि गृह है, गेस्ट हाउस है, इसे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम से जाना जाएगा। इसकी भी घोषणा किया और उसको तत्काल कार्रवाई की जाएगी और हमारा प्रयास है कि बिजनौर हो या उत्तर प्रदेश, हम सभी 75 जिलों का व्यापक और सर्वांगीण विकास हमारा और हमारी सरकार का संकल्प है। बिजनौर हो या उत्तर प्रदेश, हम सभी 75 जिलों का व्यापक और सर्वांगीण विकास हमारा और हमारी सरकार का संकल्प है और उस संकल्प को हम सफल बनाने के लिए 1.5 वर्ष के कोरोना के बाद भी प्रयास किया और उसका परिणाम दिखाई दे। डबल इंजन की सरकार होने के कारण से आज कानून व्यवस्था अपराधी भयभीत है, माफिया भयभीत है। सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, लोकदल हो, वैसी ये खबर लखनऊ से है। राजधानी में चोरों ने एक बार फिर पुलिस को खोली चुनौती दी है। दरअसल यहां के तिरुपति ज्वेलर्स शोरूम में घुसकर बदमाशों ने गोली मारकर डकैती की घटना को अंजाम दिया है। बाइक सवार 4 बदमाश घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक 2 बदमाश शोरूम में लूट को अंजाम देकर फरार हो गए। बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की, जिसमें से श्रवण नामक कर्मचारी को गोली लगने से वह घायल हो गया। लूट की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। मौके पर पुलिस अस्पताल आसपास के सीसीटीवी कैमरे को खंगालने में लगी हुई है और पुलिस का कहना है कि जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। अभी जो दुकान के मालिक है निखिल अग्रवाल जी, उनसे मेरी बात हुई है, उन्होंने तहरीर भी दी है। उनका कहना है कि कॉलेज 2 लोग आए थे, जो कि पास में एक आदमी पहले भी आया, 6 बजे करने आया हो, आधे 2 लोग पीछे से आए, उन्होंने लूटपाट की घटना की है। कितना ले गए बता नहीं पाए। जब वापस जा रहे थे उन्हें कुछ लोगों ने पकड़ने की कोशिश की, तो वापस जाने के प्रोसेस में एक गोली चली है, उसमें कर्मचारी श्रवण कुमार गोली लगी है, घायल है, ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, वहाँ ऑपरेशन चल रहा है, अभी खतरे से बाहर। असहर हमारे संवाददाता इसी खबर पर जुड़े हुए हैं लखनऊ से। असहर, जिस तरीके की जानकारी सामने आ रही है कि खुलेआम शोरूम को लूटा गया है, लेकिन ये भी कह सकते हैं कि पुलिस को चुनौती भी दी गई है, क्या पूरा मामला है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से बेखौफ बदमाशों ने थाने से महज 500 मीटर की दूरी पे इस घटना को अंजाम दिया है, तो कहीं ना कहीं लखनऊ पुलिसिंग के ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। आज 4 बाइक सवार बदमाश आए थे, जिनमें से 2 बदमाश अंदर जाके ग्राहक की तरह उन्होंने वहां से सोने की चेन निकलवाई और देखने लगे। देखते ही देखते 2 बदमाश और आए बाहर से और वहां बड़ी आसानी से लगभग 500 ग्राम सोने को लेकर के फरार हो गए। तो ऐसे में एक बात और सामने आ रही है कि जो एक बदमाश था इन चारों में से, वो कल भी आया था इसी ज्वेलरी शॉप पर, उसने रेकी करी थी, पूछताछ करी थी और ये बात कही थी कि मैं कल आऊंगा। आज वो अपने 3 साथियों के साथ आया और इस घटना को अंजाम देकर के फरार हो गया। फिलहाल अभी पुलिस के हाथ खाली हैं, सीसीटीवी खंगाल रही है पुलिस, उसमें क्या कुछ निकल करके आता है ये देखने वाली बात होगी। एक और जो पहलू सामने आ रहा है वो ये है कि 2017 को 3 जनवरी को भी इसी ज्वेलरी शॉप पर इसी तरीके की एक डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था और वो भी घटना अभी तक खुल नहीं पाई है और अब उसके बाद एक और ये घटना हो गई, तो कहीं ना कहीं लखनऊ पुलिसिंग के ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। बिल्कुल शहर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। भाजपा प्रदेश कार्यालय में संगठन और सरकार की बड़ी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी संगठन से बातचीत की। वहीं सरकार के बाद प्रदेश प्रभारी सह प्रभारी ने उत्तराखंड भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत की, चर्चा की। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष यानी कि मदन कौशिक का कहना है कि आगामी दिनों में बीजेपी के सभी नेता 60 से 70 हजार
छोटी छोटी बैठकों में शामिल होंगे। वहीं पन्ना प्रमुखों के साथ भी बैठकों का सिलसिला अब तेज हो जाएगा। साथ ही जल्द ही प्रदेश व्यापी यात्रा का भी दोबारा शुभारंभ किया जाएगा। क्या कुछ कहना है मदन कौशिक का, हम आपको सुनाते हैं। प्रदेश के अंदर लगभग छोटी और 60-70 हजार छोटी बैठक का एक अभियान हम लोग चलाएंगे। हर नेता को 10 लोगों की, 12 लोगों की, 15 लोगों की, इस तरह की बैठक भी हम लोगों को करनी है। उस पर भी हम अभियान बहुत बड़ा लेंगे। हमें विधानसभाओं के अंदर पन्ना प्रमुख सम्मेलन ये भी हम लोग करने वाले हैं। वहीं देवभूमि में हड़ताल और प्रदर्शन का सिलसिला भी जारी है। सचिवालय कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर शासन नो वर्क नो पे के आदेशों के बाद कांग्रेस सरकार हमलावर हो गई है। कांग्रेस दरअसल सरकार पर हमलावर हुई है और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए कहा, इस सरकार नो वर्क नो पे के आदेशों को जल्द ही वापस ले। बताते चले कि गैरसैंण में शीतकालीन सत्र न होने के चलते और सरकार के रवैये के विरोध में 10 दिसंबर को हरीश रावत गैरसैंण में सांकेतिक उपवास करेंगे, जिसमें उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल सहित कई बड़े नेता भी शामिल होंगे। सरकार उत्तराखंड के इतिहास में कर्मचारी उत्पीड़न के लिए जानी जाएगी और मैं घोर रूप से निंदा करता हूं जो इन्होंने ये धमकी दी है कि नो वर्क नो पे वर्क। हाँ, ये तानाशाही नहीं चलने दी जाएगी और ये धमकी वापस होनी चाहिए। और नहीं तो मैंने तय किया है कल पहले मैं सांकेतिक उपवास रखूंगा और उसके बाद जरूरत पड़ी तो गांधी जी की मूर्ति के सामने कांग्रेस उपवास रख। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यशपाल आर्य और उनके पुत्र संजीव आर्य को लेकर सियासत लगातार गर्मा रही है। देहरादून पहुंचे पूर्व विधायक संजीव आर्य ने एक बार फिर से सरकार पर हमला बोला है। संजीव आर्य का आरोप है कि उनके साथ उनके पिता यशपाल आर्य पर लाठी डंडों और हथियारों के साथ हमला किया गया। वहीं जब इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई तो उल्टा उनके ऊपर क्रॉस एफआईआर दर्ज की गई, जबकि हमला करने वाला जो मुख्य आरोपी है उसके ऊपर खुद जिला प्रशासन ने गुंडा एक्ट लगाने का पत्र जारी किया है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के सचिवालय कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सचिवालय के सामने धरने पर बैठ गए। सचिवालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी ने बताया कि लगातार सचिवालय कर्मचारियों के भत्ते की अनदेखी सरकार की तरफ से की जा रही है। सचिवालय कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर भी सरकार की तरफ से कोई भी निर्णायक कदम नहीं उठाया गया। सचिवालय कर्मचारी संघ सरकार से मांग करता है कि जल्द से जल्द हमारी मांगों पर सरकार अगर ध्यान नहीं देती तो हम इससे भी बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। चलिए अब देखते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। ललितपुर में जमीनी विवाद को लेकर एक ही परिवार के 2 सगे भाइयों में जमकर हुई मारपीट। 1 दर्जन से अधिक महिला और पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। मुरादाबाद में निजी अस्पताल में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर आग में फंसे लोगों को बाहर निकाला। वृंदावन का व्यस्ततम इलाका विद्यापीठ चौराहा बना जंग का मैदान। असली किन्नरों से नकली किन्नरों की जमकर हुई पिटाई। भीड़ तमाशबीन जनता सारे नजारे को देखती रही। आगरा में अनियंत्रित होकर दुकानों में घुसा ट्रक। देशी शराब के ठेके सहित 3 दुकानें पूरी तरह क्षतिग्रस्त। लाखों का नुकसान। ट्रक ड्राइवर को नींद आने से हुआ बड़ा हादसा। ललितपुर में गल्ला व्यापारी की दुकान पर 2 चोरों ने बोला धावा। व्यापारी की गल्लक तोड़कर हजारों रुपए की चोरी कर फरार हुए। चोर सीसीटीवी घटना में कैद हुए। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। रायबरेली में बुजुर्ग की पीट कर हत्या। 65 साल के बुजुर्ग का शव खून से लथपथ खेतों में मिलने से सनसनी। वहीं पुलिस बल के साथ फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। आगरा के प्राचीन मंदिर में हाथ साफ कर 55 किलो का घंटा चुराकर फरार हुए चोर। मंदिर में चोरी होने से ग्रामीणों में आक्रोश। फतेहपुर में अपहरण पीड़िता की मां कई दिनों से अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर काटने को मजबूर। अधिकारी सिर्फ दे रहे हैं आश्वासन। कानपुर में युवक का शव मिलने से आसपास के इलाके में हड़कंप। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुटी। लखीमपुर खीरी में भेखमपुर नहर में पुल पर ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रक के आमने सामने हुई टक्कर। जोरदार टक्कर के नीचे गिरी ट्रॉली पुल की। वहीं पुलिस ने घायल ट्रक चालक को इलाज के लिए अस्पताल में किया भर्ती। जालौन में चोरों ने मोबाइल दुकान पर किया हाथ साफ। दुकान से 62 एंड्रॉयड मोबाइल और 8 रिपेयरिंग किए हुए मोबाइल को चोरों ने किया पार। झांसी फेड़ से टकराई
बाइक और भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौके पर हुई मौत। बरेली में 5 दिन से लापता किसान का संदिग्ध अवस्था में नदी में तैरता मिला शव। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की छानबीन में जुट गई। प्रयागराज में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। कुछ दिन पहले गुमशुदा बच्चे की हत्या मामले में पड़ोस में रहने वाले बच्चा लाल गुजहर पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया मामले का खुलासा। ललितपुर में 24 साल के युवक का नीम के पेड़ से लटका मिला शव। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। बदायूं में अज्ञात कारणों से घर में लगी आग। आग लगने से घर में रखा सारा सामान जलकर हुआ खाक। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। आगरा में लखनऊ एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलटी और 30 यात्री गंभीर रूप से हुए घायल। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में किया गया भर्ती। और रैया में डीएम आवास में चंद कदम दूर पर मंदिर और किराना दुकान में चोरी। मंदिर का ताला तोड़ दानपत्र से रुपए पार कर चोर हुए फरार। लखनऊ के ठाकुरगंज क्षेत्र में एरिया के बंटवारे को लेकर किन्नरों में झड़प। किन्नरों के दोनों पक्षों ने थाने पहुंचकर किया थाने का घेराव। बरेली के एसआरएमएस अस्पताल में एक ग्रुप में टैंक की सफाई करते समय हादसे में 3 मजदूरों की मौत। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगरा में नई दिल्ली पर चलने वाली ट्रेनों में शातिर चोर गैंग का पर्दाफाश। गैंग के 5 सदस्यों को जीआरएफ पुलिस ने किया खुलासा। हमीरपुर में ग्राम प्रधान के समर्थन में उतरी सैकड़ों महिलाएं। जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर महिलाओं ने जमकर की नारेबाजी। ग्राम प्रधान को झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप। लखनऊ के सेवा सदन अस्पताल में चोरी कर मौके से फरार हुए चोर। सूचना मिलते ही पुलिस ने 24 घंटे के भीतर चोरी की घटना का किया खुलासा। अमेठी में सर्विलांस टीम को हाथ लगी बड़ी कामयाबी। टीम ने 21.5 लाख रुपए कीमत के 132 मोबाइल किए बरामद। हरदोई में छेड़छाड़ और छीटाकशी से तंग आकर बीएससी की छात्रा ने लगाई फांसी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। चलिए बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहें और जुड़े रहें जनता टीवी के साथ।